Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाई यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पृथ्वी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल का अध्याय 5 है ये। हाँ, ये अध्याय तो है बुनियादी, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। हम इसमें जलचक्र से लेकर मतलब महासागरों की गतियों तक सब पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये पिछले सालों के जो प्रश्न हैं पीवाईक्यूज उनसे कैसे जुड़ता है। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना है, खासकर यूपीएससी के नजरिए से। जी तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन चौंकाने वाली तथ्य से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका है ना? हाँ, बिल्कुल। फिर भी हम अक्सर सुनते हैं कि पानी की कमी है, जल संकट है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये पानी के वितरण में छुपा है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका करीब 97.3%। 97.3%। हाँ, इतना सारा पानी महासागरों में है और ये पानी मतलब खारा है, पीने या सिंचाई के लिए सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, 97.3% तो खारा हो गया। तो फिर मीठा पानी जो हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी है, हाँ, वो कितना है? मीठा पानी कुल पानी का सिर्फ 2.7% है। सिर्फ 2.7%। बस इतना सा? हाँ, और इसमें भी एक पेच है। इस 2.7% का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2.0%, वो बर्फ की चोटियों और ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। ओह, मतलब वो भी आसानी से हमें मिलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर बर्फ के बाद पीने लायक पानी का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? हाँ, यहीं पर वो 2013 प्रीलिम्स का सवाल Q16 आता है, जिसमें यही पूछा गया था। बिल्कुल सही। बर्फ के बाद मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है भूजल, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर? हाँ, ये कुल मीठे पानी का लगभग 0.68% है। सिर्फ 0.68%? जी, इसके बाद आती है मीठे पानी की झीलें, 0.009%, फिर स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें, 0.009%, फिर वायुमंडल में जो जलवाष्प है, 0.0019%, और आखिर में नदियाँ। नदियाँ? हाँ, नदियाँ सिर्फ 0.0001%। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि जो सुलभ मीठा पानी है वो असल में कितना कम है। ये प्रतिशत वाकई एक भूजल के महत्व को दिखाते हैं। अच्छा, और जब हम खारे पानी की बात कर रहे थे तो ये लवणता या सैलिनिटी क्या चीज है? इसे मापते कैसे हैं? लवणता का मतलब है 1000 ग्राम पानी में कितना नमक घुला हुआ है ग्राम में। ओके। महासागरों की जो औसत लवणता है वो करीब 35 भाग प्रति 1000 होती है। मतलब 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम ना? 35 ग्राम, हाँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये बहुत ज्यादा है, जैसे इजराइल का मृत सागर, डेड सी, वहां लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर तक होती है। बाप रे, 340 ग्राम! तभी शायद उसमें लोग आसानी से तैर पाते। बिल्कुल, पानी इतना खारा और भारी हो जाता है कि आप डूबते नहीं। अच्छा, अब ये आइए पृथ्वी पर एक जगह टिका तो रहता नहीं। यहीं पर हाँ। जल चक्र, वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या प्रक्रिया है? जल चक्र देखिए, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें पानी अपना रूप बदलता रहता है, कभी ठोस, कभी द्रव, कभी गैस, और महासागरों, वायुमंडल और जमीन के बीच चक्कर लगाता रहता है। रूप बदलता है मतलब इसकी 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: वाष्पीकरण, इवापोरेशन, संघनन, कंडेंसेशन, और वर्षण, प्रेसिपिटेशन। इन्हें थोड़ा और समझाइए, वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण मतलब जब सूरज की गर्मी से पृथ्वी की सतह का पानी, जैसे समुद्र का, झीलों का, नदियों का, गर्म होता है। हाँ। और गर्म होकर वो जलवाष्प मतलब वाटर वेपर बन जाता है, गैस के रूप में। ये है वाष्पीकरण। अब ये जलवाष्प हल्का होता है तो ऊपर उठता है। ओके, ऊपर गया, फिर? ऊपर वायुमंडल में तापमान कम होता है, तो वहां पहुंचकर ये जलवाष्प ठंडा हो जाता है और फिर से छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। अच्छा, गैस से फिर पानी की बूंदें? हाँ, इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और यही पानी की बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बादल बन जाते हैं। और फिर बारिश? बिल्कुल।
जब ये पानी की बूंदें बादलों में इतनी बड़ी और भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें रोक नहीं पाती तो वो नीचे गिरती हैं। अच्छा। ये बारिश, बर्फ या ओले के रूप में हो सकता है। इसी को वर्षण कहते हैं। और ये पानी फिर बहकर वापस समुद्र में? हाँ, ये पानी फिर नदियों, नालों से होता हुआ वापस महासागरों तक पहुंच जाता है और ये चक्र चलता रहता है। एनसीईआरटी में इसी पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहा गया है और ये एक अभ्यास प्रश्न भी है। हाँ बिल्कुल। और एनसीईआरटी में एक टेरेरियम का भी जिक्र है, वो क्या होता है और जल चक्र से उसका क्या लेना देना? टेरेरियम देखिए, एक छोटा बंद कांच का जार जैसा होता है जिसमें छोटे पौधे लगाते हैं। अच्छा, वो शीशे का बॉक्स जैसा? हाँ बिल्कुल, ये जल चक्र का एक छोटा मॉडल बनाने जैसा है। पौधे की पत्तियों और मिट्टी से पानी वाष्पित होता है, ऊपर जाकर कांच की ठंडी दीवारों पर संघनित होता है और फिर बूंदों के रूप में टपककर वापस मिट्टी में चला जाता है। अरे वाह, मतलब एक बंद डब्बे में भी पूरा वाटर साइकिल। जी, ये दिखाता है कि कैसे एक बंद सिस्टम में भी जल चक्र काम करता है। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुई पानी की बात जमीन और वायुमंडल के बीच। जी। लेकिन महासागरों के अंदर क्या होता है? झीलें या तालाब तो शांत रहते हैं, पर समुद्र का पानी तो हमेशा हिलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। महासागर का पानी कभी शांत नहीं रहता। इसकी गतियों को हम मुख्य रूप से 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो है तरंगे, वेव्स। हाँ। दूसरी हैं ज्वार भाटा, टाइड्स। ओके। और तीसरी है महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स। अच्छा। वेव्स, टाइड्स, करंट्स। हाँ। ये तीनों मिलकर महासागरीय परिसंचरण मतलब ओशन सर्कुलेशन बनाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले तरंगे, वेव्स। हम सबने बीच पर लहरों को आते जाते देखा है। ये बनती कैसे हैं आखिर? तरंगे मतलब लहरें तब बनती हैं जब हवा समुद्र की सतह पर चलती है। हवा से? हाँ, हवा पानी की सतह पर एक तरफ से रगड़ खाती है और पानी को ऊपर नीचे धकेलती है। तो जब महासागर की सतह पर पानी बारी बारी से उठता और गिरता है, उसी को हम तरंग या लहर कहते हैं। तो क्या हवा जितनी तेज होगी लहर उतनी ऊंची होगी? एनसीईआरटी अभ्यास में भी एक सवाल है कि लहरों की ऊंचाई किन बातों पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल, मुख्य कारण हवा की गति ही है। जितनी तेज हवा चलेगी, तरंग उतनी ही बड़ी और ताकतवर होगी। अच्छा। तूफान वगैरह में जब हवा बहुत तेज होती है तो बहुत विशाल, विनाशकारी लहरें बन सकती हैं। और ये लहरें तटों पर क्या असर डालती हैं? यही ताकतवर लहरें जब तट से टकराती हैं तो वो चट्टानों को तोड़ सकती हैं, किनारों को काट सकती हैं। इसे ही तटीय अपरदन कहते हैं। हाँ, ये मेंस परीक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। जैसे 2013 Q22A में तटीय भू आकृतियों पर सवाल था। जी बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी समुद्र में सामान्य से बहुत ही ज्यादा बड़ी भयानक लहरें आती हैं। उन्हें सुनामी कहते हैं। वो क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है। जापानी? हाँ, इसका मतलब होता है हार्बर वेव या पोताश्रय तरंगे, क्योंकि ये बंदरगाहों को तबाह कर देती हैं। ओह। और ये हवा से बनने वाली सामान्य लहरें नहीं होती। ये बहुत ऊंची हो सकती हैं, 15 मीटर या उससे भी ज्यादा। 15 मीटर? हाँ, और रिकॉर्ड में तो सबसे ऊंची सुनामी 150 मीटर तक मापी गई है। 150 मीटर? बाप रे। और इनकी रफ्तार भी अविश्वसनीय होती है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। 700 किलोमीटर प्रति घंटा? इतनी ताकतवर लहरें बनती कैसे हैं? 2013 प्रीलिम्स के एक प्रश्न Q18 में पृथ्वी की सतह पर बदलाव लाने वाले कारकों में भू हलचल और गुरुत्वाकर्षण का जिक्र था। क्या सुनामी का इनसे कोई संबंध है? बिल्कुल। सुनामी का मुख्य कारण हवा नहीं, बल्कि समुद्र तल के नीचे होने वाली बड़ी भूगर्भीय घटनाएं हैं। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली भूकंप आ जाए समुद्र के नीचे, या कोई ज्वालामुखी फट जाए, या फिर समुद्र के अंदर जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा खिसक जाए, मतलब भूस्खलन हो जाए। अच्छा, तो जमीन हिलने से पानी हिलता है? हाँ, जब समुद्र का तल अचानक हिलता है या अपनी जगह से हटता है तो वो अपने ऊपर के पानी की भारी मात्रा को भी हिला देता है, जिससे ये विशाल लहरें बनती हैं। एनसीईआरटी के मिलान वाले अभ्यास प्रश्न में भी सुनामी को तीव्र भूकंपी तरंगों स्ट्रॉन्ग साइज्मिक वेव्स से जोड़ा गया है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी वो एक भयानक उदाहरण है इसका। भारत समेत कई देशों में भारी तबाही हुई थी। हाँ बिल्कुल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट तो उसमें पूरी तरह डूब ही गया था। हाँ, वो भूकंप के कारण आई सुनामी थी। सुनामी के आने का एक संकेत ये भी हो सकता है कि अचानक समुद्र तट से पानी बहुत तेजी से पीछे हट जाता है। अच्छा, पानी पीछे जाता है? हाँ,
ये अक्सर उस बड़ी विनाशकारी लहर के आने से ठीक पहले होता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। खैर, अब महासागरीय गति के दूसरे प्रकार पर आते हैं, ज्वार भाटा यानी टाइड्स। ये क्या हैं और क्यों आते हैं, ये भी अभ्यास का एक प्रश्न है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार होता है, एक नियमित लय के साथ। इसमें समुद्र के पानी का स्तर ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। रोज 2 बार? हाँ, दिन में 2 बार। जब पानी का स्तर सबसे ऊंचा होता है और तट के एक बड़े हिस्से को ढक लेता है, उसे कहते हैं उच्च ज्वार, हाई टाइड। और जब पानी का स्तर सबसे नीचे चला जाता है और तट से पीछे हट जाता है, उसे कहते हैं निम्न ज्वार, लो टाइड। तो पानी का ये ऊपर नीचे होना ही ज्वार भाटा है? बिल्कुल। जल में ये आवधिक उतार चढ़ाव ही ज्वार भाटा है। और जैसा कि 2013 प्रीलिम्स Q18 वाले प्रश्न में इशारा था, क्या इनके पीछे सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण है? एकदम सही पकड़ा। पृथ्वी पर सूरज और चंद्रमा का जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, वही ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। दोनों का या किसी एक का ज्यादा? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा पास है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा असर डालता है। अच्छा। तो चंद्रमा के ठीक नीचे पृथ्वी की सतह पर जो पानी है, वो चंद्रमा की तरफ खिंचता है। इससे वहां उच्च ज्वार आता है। और दूसरी तरफ? हाँ, पृथ्वी के दूसरी तरफ भी गुरुत्वाकर्षण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक और उच्च ज्वार बनता है। क्या सारे ज्वार एक जैसे ऊंचे होते हैं? मैंने वृहद ज्वार और लघु ज्वार के बारे में सुना है। नहीं, एक जैसे नहीं होते, इनमें अंतर होता है। वृहद ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड्स महीने में 2 बार आते हैं, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या को क्यों? क्योंकि इन दिनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों लगभग एक सीध में होते हैं, एक लाइन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर एक ही दिशा में पानी को खींचता है। इससे सामान्य से बहुत ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। अच्छा, इसलिए वृहद यानी बड़े ज्वार। जी, और फिर है लघु ज्वार यानी नीप टाइड्स। ये कब आते हैं? ये तब आते हैं जब चंद्रमा अपने पहले और आखिरी चौथाई हिस्से में होता है। फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। तब क्या होता है? इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से देखें तो एक समकोण बनाते हैं। मतलब उनका गुरुत्वाकर्षण बल पानी को अलग अलग विपरीत दिशाओं में खींचता है। ओह, तो खिंचाव बंट जाता है। हाँ, बिल्कुल। इस बटे हुए खिंचाव के कारण ज्वार सामान्य से कम ऊंचे होते हैं। इन्हें लघु ज्वार कहते हैं। समझ गया। वृहद में खिंचाव जुड़ता है, लघु में बंट जाता है। अच्छा, इन ज्वार भाटा का कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? हाँ, कई हैं। उच्च ज्वार जो है वो नौ संचालन मतलब नेविगेशन में मदद करता है। कैसे? पानी का स्तर जब बढ़ता है तो जहाज आसानी से गहरे पानी में आकर बंदरगाहों तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, और मछली पकड़ने में भी मदद मिलती है। उच्च ज्वार के साथ बहुत सारी मछलियां तट के करीब आ जाती हैं। मछुआरों के लिए फायदेमंद। जी, और कुछ जगहों पे तो ज्वार के पानी के इस उतार चढ़ाव का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। बिजली? कैसे? उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, टाइडल एनर्जी। वाह, ये तो बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब तीसरे घटक पर आते हैं, महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। ये क्या होती हैं? ये भी एक अभ्यास प्रश्न है। महासागरीय धाराएं, आप समझ लीजिए समुद्र की सतह पर बहने वाली पानी की विशाल नदियां हैं। समुद्र में नदियां? हाँ, एक तरह से ये एक निश्चित दिशा में लगातार बहती रहती हैं। ये धाराएं या तो गर्म हो सकती हैं या ठंडी। अच्छा, गर्म और ठंडी। ये कहाँ से शुरू होती है और किधर जाती है? एक MCQ अभ्यास प्रश्न भी था कि गर्म धाराएं कहाँ पैदा होती हैं। आमतौर पर जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास पैदा होती हैं। इक्वेटर पर, जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, और वहां से वो ध्रुवों की तरफ बहती हैं। और ठंडी वाली? ठंडी धाराएं इसका उल्टा करती हैं। वो ध्रुवों या ऊंचे अक्षांशों से शुरू होती हैं और भूमध्य रेखा या निचले अक्षांशों की तरफ बहती हैं। अच्छा, क्या आप इनकी कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, वो एक जानी मानी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, हाँ सुना है। और लैब्राडोर महासागरीय धारा वो एक ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर, ओके। अब इन धाराओं का आसपास के इलाकों पर क्या असर पड़ता है? 2013 प्रीलिम्स और 2015 मेंस Q54 और Q14 दोनों में इनके असर पर सवाल थे। ये धाराएं किसी भी जगह के तापमान पर बहुत असर डालती हैं। कैसे? जो गर्म धाराएं हैं वो जिस जमीन के पास से गुजरती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। अच्छा। और ठंडी धाराएं तापमान कम कर देती हैं। और मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों से इनका क्या लेना देना है, जैसा PY Q54 में था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है।
जिन जगहों पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं ना, मिलती हैं। हाँ, जहाँ उनका संगम होता है, वहाँ दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदान बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ ये मिलती हैं, वहाँ पानी में पोषक तत्व खूब होते हैं और प्लैंकटन, मछलियों का भोजन, बहुत पनपता है। इसलिए मछलियाँ वहाँ खूब आती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण ऐसी जगह का? हाँ, जैसे जापान के आसपास का समुद्र है या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन क्या इन मिलने वाली जगहों पर कोई दिक्कत भी होती है? हाँ, एक दिक्कत होती है। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ अक्सर बहुत घना कोहरा छा जाता है। कोहरा? क्यों? गर्म और ठंडी हवा के मिलने से। और इस कोहरे की वजह से जहाजों को रास्ता देखने में, मतलब नेविगेशन में मुश्किल होती है। ये उन प्रभावों में से एक हैं जिनका जिक्र मेंस जैसे Q14 के सवालों में समुद्री जीवन और जलवायु के संदर्भ में होता है। मुख्य कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और PYQ से भी जोड़कर देख लिया। अब कुछ और अभ्यास प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक सवाल है, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? कारण बताइए। जी, इसका कारण ये है कि नदियां जब जमीन पर बहती हैं तो वो चट्टानों से और मिट्टी से लवण मतलब सॉल्ट्स घोलकर अपने साथ ले जाती हैं। हाँ, और ये सारा नमक आखिर में समुद्र में पहुंच जाता है। अब समुद्र का पानी तो सूरज की गर्मी से वाष्पित होता रहता है, लेकिन नमक पीछे ही रह जाता है। सिर्फ पानी उड़ता है, नमक नहीं। बिल्कुल, और लाखों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है, इसलिए समुद्र का पानी धीरे धीरे नमकीन हो गया है। अच्छा, और एक चिंता वाला सवाल है, जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है? मतलब पानी की क्वालिटी क्यों गिर रही है? इसके पीछे तो देखिए, मुख्य रूप से हम इंसान ही हैं। हमारी गतिविधियां, जैसे उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, शहरों का सीवेज, खेतों में जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो सब बहकर नदियों में, झीलों में और यहाँ तक कि भूजल में भी मिल जाता है। इससे पानी प्रदूषित होता है और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। ये वाकई एक गंभीर समस्या है। अच्छा, एक और अभ्यास प्रश्न था मिलान करने वाला। उसमें एक नाम था कैस्पियन सागर। हाँ, कैस्पियन सागर, उसे मिलाया जाएगा विश्व की सबसे बड़ी झील से। हालांकि ये खारे पानी की है, पर तकनीकी रूप से ये एक झील है, एक स्थलीय समुद्र। सबसे बड़ी झील। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स और अभ्यास प्रश्नों पर विस्तार से बात कर ली है। अब आखिर में प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो मुख्य बातें हैं, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखने वाली बातें, पहला, मुख्य परिभाषाएं। जलचक्र क्या है? टेरारियम, लवणता, तरंग, सुनामी, अर्थ, कारण, खासियतें, ज्वार भाटा, उच्च, निम्न, वृहत, लघु क्यों और कब होते हैं, और महासागरीय धारा, गर्म, ठंडी परिभाषा, कहाँ से शुरू होती हैं। जी। दूसरा, जल वितरण का प्रतिशत। कुल पानी में महासागर 97.6%, मीठा पानी 2.7% और मीठे पानी में भी बर्फ 2% के बाद भूजल 0.68% सबसे ज्यादा। भूजल का महत्व। हाँ। तीसरा, धाराओं के उदाहरण। गर्म में गल्फ स्ट्रीम, ठंडी में लैब्राडोर। चौथा, मछली पकड़ने के बेहतरीन क्षेत्र, जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, जैसे जापान तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। और पांचवा, ज्वार भाटा का कारण, सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण, वृहत और लघु ज्वार, कब और क्यों। बहुत अच्छे, ये प्रीलिम्स पॉइंटर्स हो गए। और मेंस के लिए क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? मेंस के नजरिए से देखें तो भौतिक भूगोल से जुड़ाव, धाराओं का दुनिया की जलवायु पर क्या असर पड़ता है, तापमान कैसे बदलता है, तरंगे तटों पर कैसी आकृतियां बनाती हैं या कटाव करती हैं, जल चक्र का मौसम और इकोसिस्टम में क्या रोल है। आपदा प्रबंधन, सुनामी कैसे आती है, भूकंप, ज्वालामुखी, उसका क्या प्रभाव होता है और उसके लिए चेतावनी सिस्टम क्यों जरूरी है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्री धाराओं के पैटर्न बदल सकते हैं, उसके क्या नतीजे होंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसका तटीय इलाकों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और संसाधन प्रबंधन, ज्वारीय ऊर्जा का कितना पोटेंशियल है, भूजल को कैसे बचाकर इस्तेमाल करें और पानी को साफ रखना और बचाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे सतह पर हवा लहरें बनाती है और कैसे मीलों दूर अंतरिक्ष में बैठा चांद और सूरज समुद्र में ज्वार पैदा करते हैं। जी। लेकिन महासागरों की गहराई में
तापमान और लवणता के फर्क से भी विशाल धीमी गति वाली धाराएं चलती हैं। इन्हें थर्मोएलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये धाराएं पूरे ग्रह पर गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। एक तरह से पृथ्वी का ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है। अब जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन इस धीमी लेकिन बेहद ताकतवर प्रणाली में गड़बड़ी पैदा कर दे, तो इसके पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मददगार होगी। और सुनने वालों का भी धन्यवाद। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहिए और गहराई से सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.